हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। संगीत गहरा, रहस्यमयी, धीरे धीरे उठता हुआ ऑर्केस्ट्रल स्कोर। नरेटर इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। वे हमें मानवीय महत्वाकांक्षा, घमंड और प्रकृति की असीम शक्ति की याद दिलाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे जहाज की कहानी जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, लेकिन एक रात अटलांटिक के बर्फीले अंधेरे में वो महान घमंड टूट गया। नरेटर यह कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की, दुनिया के उस सबसे बड़े, सबसे आलीशान जहाज की, जिसकी पहली और आखिरी यात्रा ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हिमशैल से टकराने भर की कहानी थी, या इसके डूबने के पीछे कुछ ऐसे गहरे, अनसुने सच थे जिन्होंने मिलकर इस त्रासदी को बुना? आज हम उन असली वजहों की तह तक जाएंगे। नरेटर साल था 1912। दुनिया तेजी से बदल रही थी। इंसान ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, और इसी विश्वास का प्रतीक था व्हाइट स्टार लाइन का यह अद्भुत निर्माण, टाइटैनिक। नरेटर यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह तैरता हुआ एक महल था। 882 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा, 11 डेक ऊंचा, जो न्यूयॉर्क के सबसे ऊंची इमारतों में से एक के बराबर था। इसके निर्माण में 3 साल लगे और इसकी लागत उस समय के 7.5 मिलियन डॉलर थी, जो आज के अरबों डॉलर के बराबर है। नरेटर अंदर की ओर टाइटैनिक बेजोड़ विलासिता का प्रतीक था। भव्य सीढ़ियां, आलीशान डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, यहाँ तक कि एक स्क्वैश कोर्ट भी। यह सिर्फ अमीर यात्रियों के लिए नहीं था, यह उन हजारों अप्रवासियों के लिए भी आशा का जहाज था जो पुरानी दुनिया, यूरोप से नई दुनिया, अमेरिका में एक बेहतर भविष्य की तलाश में जा रहे थे। नरेटर 10 अप्रैल 1912। साउथहैम्प्टन, इंग्लैंड के बंदरगाह पर एक ऐतिहासिक दिन। आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। जहाज पर 2200 से अधिक लोग सवार थे, यात्री और चालक दल। हर चेहरे पर उत्साह और उम्मीद थी। नरेटर जहाज के कप्तान थे कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ, एक अनुभवी नाविक जिन्हें व्हाइट स्टार लाइन का सबसे विश्वसनीय कप्तान माना जाता था। यह उनकी आखिरी यात्रा होनी थी, जिसके बाद वे रिटायर होने वाले थे। नरेटर इस यात्रा पर टाइटैनिक के मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज भी सवार थे, जो हर छोटे विवरण पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे थे। व्हाइट स्टार लाइन के प्रबंध निदेशक जे ब्रूस इसमें भी जहाज पर थे, जो इस अविश्वसनीय जहाज की सफलता का गवाह बनने आए थे। नरेटर पहले कुछ दिन शानदार रहे। मौसम साफ था, समुद्र शांत। जहाज अपनी पूरी शान से अटलांटिक के नीले पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन उत्तरी अटलांटिक की अपनी एक प्रकृति है। यह महासागर अपनी अत्यधिक ठंडी जलवायु और सर्दियों व वसंत के मौसम में तैरते हुए हिमशैल के लिए जाना जाता है। नरेटर और यहीं से शुरू होती है खतरे की पहली आहट। नरेटर 14 अप्रैल 1912। दिन भर टाइटैनिक को अन्य जहाजों से उत्तरी अटलांटिक में तैरते हुए हिमशैल, आइसबर्ग्स की कई चेतावनियां मिली। संदेश पर संदेश आ रहे थे, आपके रास्ते में भारी बर्फ है। नरेटर लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ संदेश तो कप्तान तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर यात्री संदेश भेजने में व्यस्त थे। कुछ को नजरअंदाज कर दिया गया, इस विश्वास में कि टाइटैनिक को कोई खतरा नहीं हो सकता। आखिर यह कभी न डूबने वाला जहाज था।
नरेटर रात गहरा रही थी। 14 अप्रैल 1912 की वह मनहूस रात। आसमान में चांद नहीं था और समुद्र एकदम शांत। ऐसा शांत समुद्र जो दूर से आने वाले लहरों के शोर को भी खामोश कर देता है, हिमशैल की उपस्थिति का एक प्राकृतिक संकेत। नरेटर जहाज के सबसे ऊपरी मास्ट पर क्रोज नेस्ट में लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली अपनी आंखों से अंधेरे में कुछ तलाश रहे थे। उनके पास दूरबीन नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपनी नग्न आंखों पर भरोसा करना था। नरेटर और फिर रात 11:40 बजे फ्रेडरिक फ्लीट ने देखा जहाज के ठीक सामने एक विशाल काला साया। नरेटर आइसबर्ग राइट अहेड। आइसबर्ग ठीक सामने। नरेटर चेतावनी तुरंत ब्रिज तक पहुंची। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक ने तेजी से आदेश दिया, पोर्ट हार्ड एस्टारबोर्ड। जहाज को बाईं ओर मोड़ो और फुल एस्टर्न। इंजन को पूरी गति से पीछे करो। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई। नरेटर लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज इतना बड़ा और भारी था कि उसे इतनी तेजी से मोड़ा नहीं जा सकता था। कुछ ही पलों में एक विशालकाय हिमशैल के ठंडे बर्फीले शरीर ने टाइटैनिक के दाहिने हिस्से को चीरना शुरू कर दिया। नरेटर एक लंबी भयानक रगड़ की आवाज। जहाज में एक हल्की सी कंपन हुई। कई यात्रियों ने इसे महसूस भी नहीं किया। कुछ को लगा जैसे जहाज के एंकर चेन टूट गई हो, लेकिन नीचे जहाज के पेट में तबाही शुरू हो चुकी थी। पानी तेजी से अंदर घुस रहा था। नरेटर कैप्टन स्मिथ तुरंत थॉमस एंड्रयूज के पास पहुंचे। एंड्रयूज ने जहाज के नुकसान का आकलन किया। उनके चेहरे पर मौत का रंग था। उन्होंने बताया कि आइसबर्ग ने जहाज के कम से कम 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया है। टाइटैनिक को सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी तैरते रहने के लिए डिजाइन किया गया था। 5वां कंपार्टमेंट, यह मौत का फरमान था। नरेटर कैप्टन एंड्रयूज ने कहा, यह जहाज अब केवल 1.5 से 2 घंटे ही तैर पाएगा। यह वो पल था जब कभी न डूबने वाला मिथक चूर चूर हो गया। नरेटर 15 अप्रैल 1912 रात 12:05 बजे। कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट्स को तैयार करने और संकट के संदेश SOS भेजने का आदेश दिया। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने तुरंत CQD फिर नए SOS संकेत भेजने शुरू किए। नरेटर लेकिन लाइफ बोट्स की संख्या पर्याप्त नहीं थी। केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कुल 1178 लोगों को बचा सकती थीं, जबकि जहाज पर 2200 से अधिक लोग सवार थे। और दुर्भाग्य से कई लाइफ बोट्स को आधे खाली ही नीचे उतार दिया गया, क्योंकि यात्रियों को लगा कि जहाज नहीं डूबेगा और वे ठंडे पानी में उतरना नहीं चाहते थे। नरेटर व्हाइट स्टार लाइन के प्रबंध निदेशक जे ब्रूस इसमे पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए महिलाओं और बच्चों से पहले लाइफ बोट पर कब्जा कर लिया। यह एक ऐसा दाग था जो उनके साथ जीवन भर रहा। नरेटर रात 1:30 बजे तक जहाज का धनुष तेजी से पानी में डूब रहा था। पिछले हिस्से का डेक ऊपर उठने लगा। पानी जहाज के भीतर भव्य सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर आ रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। नरेटर इस भयावह माहौल में भी जहाज के 8 संगीतकारों का बैंड अंत तक डेक पर संगीत बजाता रहा। नियरर माई गॉड टू थी, नियरर माई गॉड टू दी की धुनें उस रात की अंतिम और सबसे मार्मिक आवाज बनी। वे सभी इस हादसे में मारे गए। नरेटर 15 अप्रैल 1912 सुबह 2:20 बजे। टाइटैनिक अब और दबाव नहीं झेल पाया। एक भयानक गर्जना के साथ जहाज बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। पिछला हिस्सा लगभग लंबवत ऊपर उठा और फिर हजारों लोगों की चीखों और पानी के उग्र गर्जन के साथ उत्तरी अटलांटिक के जमा देने वाले पानी में पूरी तरह समा गया।
नरेटर सन्नाटा छा गया। सिर्फ पानी में छटपटाते लोगों की चीखें और मदद के लिए पुकारें। लेकिन ठंडे पानी ने उन आवाजों को भी जल्द ही खामोश कर दिया। नरेटर सुबह 4 बजे आरएमएस कारपाथिया नामक जहाज मौके पर पहुंचा। उन्होंने लाइफ बोट्स में बचे 710 लोगों को बचाया। इस हादसे में लगभग 1,500 लोगों की जान चली गई। नरेटर टाइटैनिक की त्रासदी ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन यह सिर्फ एक हिमशैल से टकराने का परिणाम नहीं था। यह मानवीय भूलों, तकनीकी कमियों और एक घातक संयोजन का नतीजा था, जिसने मिलकर इस अकल्पनीय को सत्य में बदल दिया। अब हम उन असली वजहों की गहराई में उतरेंगे। नरेटर गहराई से टाइटैनिक के डूबने की पहली और सबसे बड़ी वजह थी अत्यधिक गति, हाई स्पीड। नरेटर उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में, जहां चेतावनियां बार बार आ रही थीं, टाइटैनिक अपनी पूरी गति लगभग 22.5 नॉट्स पर चल रहा था। व्हाइट स्टार लाइन न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचकर रिकॉर्ड बनाना चाहती थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़े। इस अंधी दौड़ में सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया। नरेटर कैप्टन स्मिथ, जो अपनी आखिरी यात्रा पर थे, पर भी अप्रत्यक्ष रूप से दबाव था कि वे समय पर पहुंचें। इस गति ने जहाज को आइसबर्ग से बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, जब वह आखिरकार देखा गया। नरेटर दूसरी अहम वजह थी कमजोर रिवेट्स और ब्रिटल स्टील रिवेट्स। आधुनिक वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक के मलबे की जांच कर पाया कि जहाज को जोड़ने वाले लोहे के रिवेट्स में स्लैग, कचरा की मात्रा अधिक थी। नरेटर ये रिवेट्स उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के बजाय कम गुणवत्ता वाले लोहे के बने थे। उत्तरी अटलांटिक के अत्यधिक ठंडे पानी, लगभग -2 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में आने से यह धातु बेहद नाजुक, ब्रिटल हो गई। टक्कर के दबाव को झेल नहीं पाई, जिससे प्लेटें खुल गईं और पानी जहाज के भीतर घुस गया। यह एक अदृश्य इंजीनियरिंग खामी थी, जिसने सबसे मजबूत कहे जाने वाले जहाज को भीतर से खोखला कर दिया। नरेटर तीसरी और उतनी ही घातक वजह दूरबीन, बाइनोक्युलर्स का न होना। एक छोटी सी मानवीय भूल जिसके परिणाम भयावह थे। लुकआउट केबिन की लॉकर की चाबी साउथहैम्प्टन में ही छूट गई थी। नरेटर इस वजह से लुकआउट कर्मियों के पास दूरबीन नहीं थी और वे केवल अपनी आंखों के भरोसे थे। अंधेरी रात में बिना दूरबीन के आइसबर्ग तब दिखा जब वह बहुत करीब आ चुका था, मुश्किल से 37 सेकंड पहले। यदि उनके पास दूरबीन होती तो वे आइसबर्ग को बहुत पहले देख लेते और जहाज को मोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता। नरेटर चौथी बड़ी कमी, वाटरटाइट कंपार्टमेंट का डिजाइन दोष। टाइटैनिक में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट थे और दावा था कि 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर भी यह नहीं डूबेगा। यह दावा सच था। नरेटर लेकिन इन कंपार्टमेंट्स की सबसे बड़ी खामी यह थी कि ये ऊपर से खुले थे। आइसबर्ग ने जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया था। जब पानी उन कंपार्टमेंट्स में एक निश्चित स्तर से ऊपर उठ गया, तो वह एक कंपार्टमेंट से ऊपर उठकर दूसरे में गिरने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ की ट्रे में पानी भरता है। यह एक चेन रिएक्शन था, जिसने जहाज के डूबने की गति को तेज कर दिया। नरेटर और पांचवी, एक अकल्पनीय प्राकृतिक घटना जिसने त्रासदी को और गहरा कर दिया, कोल्ड मिराज, वायुमंडलीय भ्रम। उस रात मौसम की स्थिति ऐसी थी जहां ठंडी और गर्म हवा की परतों ने प्रकाश को मोड़ दिया, सुपर रिफ्रैक्शन। नरेटर इस भ्रम के कारण क्षितिज, हराइजन धुंधला दिखाई दे रहा था, जिससे आइसबर्ग और टाइटैनिक के बीच की दूरी का सही अंदाजा नहीं हो पाया। मिराज ने आइसबर्ग को पृष्ठभूमि के साथ मिला दिया, जिससे वह तब तक अदृश्य रहा जब तक कि वह बहुत करीब नहीं आ गया। यह प्रकृति की एक क्रूर चाल थी, जिसने नीति को अंतिम धक्का दिया। नरेटर इन मुख्य कारणों के अलावा कुछ कम जानी मानी सच्ची बातें भी हैं, जिन्होंने इस त्रासदी की भयावहता को बढ़ाया।
सबसे पहले एसएस कैलिफोर्नियन की लापरवाही। दुर्घटना के समय एसएस कैलिफोर्नियन नामक एक अन्य जहाज टाइटैनिक से मात्र 10 से 12 मील की दूरी पर था। नरेटर उन्होंने टाइटैनिक के सफेद संकट रॉकेट डिस्ट्रेस फ्लेयर्स देखे, लेकिन उनके वायरलेस ऑपरेटर सो चुके थे और उन्होंने सोचा कि शायद टाइटैनिक पर कोई जश्न मनाया जा रहा है या वे सिर्फ कंपनी के संकेत हैं। उन्होंने मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इस निष्क्रियता की कीमत सैकड़ों जानें थी। नरेटर दूसरी अनदेखी बात थी रद्द की गई लाइफबोट ड्रिल। दुर्घटना वाले दिन 14 अप्रैल की सुबह टाइटैनिक पर एक लाइफबोट ड्रिल अभ्यास होनी थी ताकि यात्रियों को आपातकाल के लिए तैयार किया जा सके, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने अज्ञात कारणों से इसे रद्द कर दिया था। नरेटर यदि यह ड्रिल हुई होती तो यात्री और चालक दल दोनों आपात स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होते, जिससे निकासी प्रक्रिया अधिक सुचारू होती और शायद अधिक जानें बच जातीं। नरेटर तीसरी दर्दनाक सच्चाई हाइपोथर्मिया से मौतें। अधिकांश लोगों की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक के जमा देने वाले पानी -2 डिग्री सेल्सियस में हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान अत्यधिक गिर जाना के कारण हुई थी। नरेटर इस तापमान पर मानव शरीर की मांसपेशियां 15 से 20 मिनट के भीतर काम करना बंद कर देती हैं और चेतना खो जाती है। जो लोग लाइफबोट्स तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए यह बर्फीला पानी एक निश्चित और त्वरित मौत का कारण बना। नरेटर और हाँ, हमने पहले भी जिक्र किया, जहाज के 8 संगीतकारों का बैंड अंत तक डेक पर संगीत बजाता रहा ताकि यात्रियों का डर कम किया जा सके। यह बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी हमें भावुक कर देता है। वे सभी इस हादसे में मारे गए। नरेटर टाइटैनिक आज भी अटलांटिक के गहरे अंधकार में सोया हुआ है, 12,500 फीट की गहराई पर, जहां समय रुक गया है। उसका मलबा एक समुद्री कब्रगाह, मानवीय महत्वाकांक्षा और त्रुटि का एक शाश्वत स्मारक है। नरेटर टाइटैनिक की त्रासदी ने दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। पर्याप्त लाइफबोट्स, 24 घंटे वायरलेस निगरानी और आइसबर्ग चेतावनी प्रणालियां अनिवार्य हो गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी रचना कितनी भी महान क्यों न हो, त्रुटिहीन नहीं होती और प्रकृति की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। नरेटर टाइटैनिक की कहानी केवल एक जहाज के डूबने की नहीं, बल्कि मानवीय घमंड, लापरवाही और असाधारण बहादुरी की एक मार्मिक गाथा है। यह एक ऐसी चेतावनी है जो आज भी अटलांटिक की लहरों में गूंजती रहती है कि सबसे बड़ी शक्ति के सामने भी सबसे छोटी गलती भारी पड़ सकती है। नरेटर, अगर आपको यह सच्ची और विस्तृत कहानी पसंद आई और आप इतिहास की ऐसी ही और गहरी, अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।